जय भीम, जय मूल निवासी। मैं हरिनंदन कुमार रंजन आज आप सभी से बहुजन दस्तक चैनल पर कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूं। और बहुजन दस्तक चैनल का जो संचालक है निरंजन अंबेडकर जी, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और बहुजन दस्तक जो चैनल है, इस जो नेपाल के बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसलिए मैं बहुजन समाज परिषद की ओर से और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैं आज का जो सब्जेक्ट है ये काफी गंभीर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। गंभीर तो है, पर गंभीरता से नहीं लिया जाना ये और एक गंभीर समस्या है। तो ये समस्या क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से लगातार दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा और बलात्कार हो रहा है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के नेता लोग हैं, वो काफी आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सब नहीं लग रहे हैं, सारे के सारे आंदोलन में जुटे हुए हैं, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो हमें चाहिए कि हम इस विषय पर चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है हमें। नवराज विश्वकर्मा के लिए हमने बड़े लेवल पे संघर्ष किया, लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। हमने अंगिरा पासी, जो हमारी बहन थी, उसको मतलब बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया, और हमने मूवमेंट को चलाया, उसके विरोध में संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और उसके बाद में सिरहा में भी रिंकू मेहरा के ऊपर जबरदस्ती करने की प्रयास किया गया, और हमने उसके विरोध में भी आवाज उठाई, लेकिन रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया। और उसके बाद में आपने बहुत चर्चा का सब्जेक्ट रहा ये नेपाल के अभी कुछ दिनों के अंदर शंभू सदा, जो जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया गया शंभू सदा को। तो उसके संबंध में हजारों लोग सड़क पे आए, जनकपुर को घेरा गया, सबीला को घेरा गया, सरलाही में प्रदर्शन, 2 नंबर प्रदेश पूरा आग से जल गया। उसके संबंध में दलित समाज की ओर से, बहुजन समाज की ओर से उसके विरुद्ध में सारे संगठन आए सड़क पे, आवाज भी उठाए। लेकिन आज भी उस हत्या में संलग्न जो व्यक्ति जिनका नाम उल्लेख करके जाहिरी भी दिया गया था, तो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन हमने आंदोलन तो किया, सड़क को भी जाम किया, मुख्यमंत्री आवास कार्यालय को भी घेरने का काम किया, लेकिन असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में मोरंग में एक मुसर समाज के ऐसे नौजवान का हत्या कर दिया जाता है, जो कि लीडर के विरोध में, जो गलत काम के विरोध में आवाज उठाए, तो उनको मार दिया गया। एक त्रिभुवन राम, जो हमारे दलित समाज से थे, उनका अपहरण हुआ और उसके बाद में मार दिया गया। और आज हम सोच रहे हैं कि फिर आंदोलन चलाएंगे। अच्छी बात है, हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हमको सोचना, गंभीर चिंतन करने की विषय है कि क्या हमारा आंदोलन सही दिशा की ओर जा रही है। क्यों नहीं ये मनुवादी गवर्नमेंट सुन रही है कि इस देश में दलितों के ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। न्याय की बात तो बहुत दूर है। तो मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ रखना चाह रहा हूं। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज के बहुत बड़े महानायक हुए, उन्होंने एक शब्द कही कि जो कौम गुलाम रहता है उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी शासक कौम के साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ है, और या शासक कौम की मां बहन के साथ बलात्कार हुई हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्येक घटना के पीछे अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो मनुवादी लोग और ज्यादा घटना घटाते रहेंगे, ताकि जो उनके मूल है उसको प्रहार करने की जो शक्ति एक निर्माण होगी, वो शक्ति छीन बीन होकर आ जाए। जैसे आपने देखा नवराज का जो रुकुम में था, उसकी घटना हो गई, और हमारे लोग पूरा के पूरा फोर्स उसमें लगाए, और उसको डाइवर्ट करने के लिए अंगिरा पासी की हत्या हो गई। फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए शंभू सदा को मार दिया गया। फिर हमारे शक्ति को छीन-बीन करने के लिए त्रिभुवन राम जी का हत्या कर दिया गया। मोरंग में हमारे एक मुसर भाई को मार दिया गया। राजू सदा, जो उपचार इलाज के अभाव से, इलाज न होने के कारण मारा गया। तो इन तमाम घटना, हम तो कहते हैं कि होता क्यों है। जैसे मान्यवर साहब ने कहा कि गुलाम समाज के साथ अन्याय होता है, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि हमारे समाज गुलाम है। तो गुलाम किसके हैं? नेपाल में हम सभी मनुवादियों के गुलाम है, इस व्यवस्था के गुलाम है। क्रमागत जाति विभेद वाली जो सिस्टम है, गैर बराबरी की जो सिस्टम है, इसके विरुद्ध में हमें आंदोलन करने की जरूरत है। अगर हम इस आंदोलन को सफल कर लेते हैं,
तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में हम भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। जातिवादी व्यवस्था जब तक रहेगी, जब तक मनु पुत्रों के शासन रहेगा, तब तक हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आंदोलन को थोड़ा चेंज किया जाए ताकि हम उनके जड़ को प्रहार कर सके। आज आप कांग्रेस के दलित है, एमआलए के दलित है, माओवादी के दलित है और मधेशवादी के दलित है, और मधेशवादी दलितों के झुंड, एमआलए के दलितों के झुंड, कांग्रेस के दलितों के झुंड जा करके हम राजू सदा के लिए न्याय के मांग करते हैं, नवराज विश्वकर्मा के लिए न्याय मांग करते हैं, अंगिरा पासी के लिए, हमारे बहन के लिए न्याय मांग करते हैं। लेकिन सुनवाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी एक अलग शक्ति, पृथक शक्ति नहीं है जो उसकी जड़ को हिला सके। उसके अंदर जो समावेश है वो उनके ही लोग हैं, वो उनके ही पार्टी के लोग हैं। वो ये समझते हैं कि ये लोग कितना हो चिचियाएंगे, कितना हो हल्ला करेंगे, लेकिन अंतोगतवा करके हमारे साथ ही मिलकर रहेंगे। ये उनके जो मानसिकता बन गया है, उस मानसिकता के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। आप विश्व के इतिहास में देख लीजिए, कोई भी पृथक राजनीतिक शक्ति के बगैर कोई किसी को अधिकार नहीं मिला है। अंग्रेज के समय में अंग्रेज के तलवे चाटने वाले, इंडिया में अंग्रेज के तलवे चाटने वाले लोगों के भी बहुत पार्टियां थी, लेकिन उस समय में भी उनसे मुक्ति के लिए कोई अलग पार्टी बनाया गया था, तब जाके राजनीतिक मुक्ति हुई। मधेश के सवाल में, नेपाल के सवाल में देखिए, मधेसी के नाम से बहुत साल पहले से आंदोलन होता रहा, लेकिन जब मधेश में एक पृथक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुई तब जाके मधेसियों को कुछ अधिकार मिला। वैसे हर एक अधिकार तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ जो भी कुछ अधिकार मिला है वो पृथक शक्ति के कारण से मिला है, ना कि उसके अंदर रह के। क्या माओवादी में मधेसी नहीं थे मधेश आंदोलन से पहले? क्या कांग्रेस में मधेसी नहीं थे मधेश आंदोलन से पहले? थे ना, लेकिन अधिकार नहीं दिया। क्यों? उनको पता था कि ये मधेश के नाम पर जोर लगाकर जितना भी हल्ला करना है कर लेगा, लेकिन अंतोगत्वा हमारे शरण में ही आना होगा। लेकिन जब पृथक शक्ति का निर्माण हो गया तो वो झुक गए और उनको कुछ ना कुछ करना पड़ा। इसी तरह अगर हम दलित का मुक्ति चाहते हैं, बहुजन समाज के मुक्ति चाहते हैं, आदिवासी जनजाति और पिछड़े के मुक्ति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई अंगिरा पासी का बलात्कार दोबारा ना हो, किसी शंभू सदा की हत्या कस्टडी में न किया जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, तो हमें भी अब पृथक राजनीतिक शक्ति निर्माण करके ही आगे बढ़ना होगा। हम किसी पार्टी के दलाल चमचे बन करके जब तक आंदोलन करते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं मनुवादियों के। आप देख लीजिए, बड़े आंदोलन किए नवराज विश्वकर्मा के, आंदोलन के बाद में क्या हुआ? दूसरा हत्या हो गया, अंगिरा पासी की बलात्कार हो गई। फिर हमने आंदोलन किया, क्या हो गया? कस्टडी में शंभू का हत्या हो गया। फिर हमने आंदोलन किया, क्या हुआ? राजू सदा का हत्या हो गया। फिर हमने आंदोलन किया, त्रिभुवन सदा का हत्या हो गया। अब फिर आंदोलन करेंगे, एक और त्रिभुवन राम निकल कर आ जाएंगे बाहर। फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर एक और अंगिरा पासी आ जाएगी जिसके साथ बलात्कार किया जाएगा। दोस्तों, मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि हमारे लीडर्स लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं प्लानिंग के तहत काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को हुक्मरान समाज बनाने की काम करने की सोच रखते हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार और बलात्कार न हो, तो सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि हमें मनुवादियों की दलाली, चमचागिरी करना छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद हमें एक संगठित होकर के अपना राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और राजनीतिक शक्ति के बैनर के तहत रह करके सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तब जाके हम इन लोगों को अन्याय, जो पीड़ित हमारे समाज के लोग होते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। आइए जुड़ते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे बहुजन समाज परिषद जो है, ये प्लानिंग के तहत मनुवाद को नाश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अलग अलग रह करके काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारा जो मिशन है, हम गुलाम समाज, जो हमारे समाज है जिसको आज बिकने वाला समाज बना दिया गया है, हम बिकने वाले समाज को सबसे पहले न बिकने वाले समाज में परिणत करेंगे, और उसके बाद मनुवादियों के विरुद्ध में जम करके एक पृथक शक्ति निर्माण करेंगे। और पृथक शक्ति के सहारे, पृथक शक्ति के अपने विचारधारा के साथ में, अपने महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के, जो जिन महापुरुषों ने हमें समता, स्वतंत्रता और भाईचारा के मार्ग को बताया है, उन महापुरुषों के विचार को लेकर के मनुवाद के विरुद्ध में संघर्ष कीजिए। आप देखिए, आप जिस घटना के संबंध में, जिस घटना के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन जो होता तो है, लेकिन उसका असर ज्यादातर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रदर्शन मतलब सीधा मूल पे अटैक नहीं करता है। और सीधा मूल क्या है? पावर। पावर उसको, जिसके पास पावर है, तो पावर हटाने के लिए हमको मूवमेंट चलाना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, उसके पावर में समाहित होकर करते हैं। आप क्या समझते हैं, जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है और उसके ही घर में आप हो और उसके ही घर में जाकर के चिल्लाते हो कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, तो आपको क्या लगता है कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं और जिसके घर में आप
बैठ करके ये चिल्ला रहे हैं कि हमें न्याय दो, जिससे आप मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो, तो आपको न्याय मिल जाएगा? कभी नहीं। दुश्मन के घर में रह के दुश्मन के विरोध में आवाज उठाना और ये सोच लेना कि हमें न्याय मिल जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। आप सोचिए, हमारे साथ इतना बर्बरता क्यों होता है, हमारे ही साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों होता है? अगर आप सोचेंगे तो मूल में पाएंगे कि ये जो पावर सेंटर है ना, ये पावर सेंटर मनु पुत्र के आसपास ही घूम रहा है। अभी तक डॉक्टर अंबेडकर के, गुरु रविदास जी के, दीना भद्री महाराज के और महाराज सहलेश के पुत्रों के साथ में अभी पावर का जो सिस्टम है वो आया ही नहीं है। एक आध होता है तो गुलामी और चमचागिरी के हिसाब से चला जाता है, क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलकर के अपना घर बनाएं और अपने गुलाम समाज को हुक्मरान बनाने का मूवमेंट करें। डॉक्टर अंबेडकर के विचार को समाज में ले जाने का काम करे, गुरु रविदास जी के विचार को समाज में ले जाने का काम करे। गुरु रविदास जी ने क्या कहा? गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो हम क्यों नहीं चाहते हैं अपना राज बनाने के लिए? हम क्यों नहीं अपना, जब हमारे महापुरुष कहते हैं कि स्वराज में तुम्हारा कल्याण है, तो हम फिर दूसरों के राज्य को क्यों अपनाने की कोशिश करते हैं? हम दूसरों के राज्य में क्यों अपना ये सोचते हैं कि हमें सुख का अनुभूति मिल जाएगा? गुरु रविदास जी ने कहा कि हमारे लोगों के लिए सुख दो ही जगह पे मिलेगा, एक तो स्वराज है और दूसरा शमशान घाट है जो मृत्यु के पश्चात होता है। तो जब तक हम जीवित हैं, हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि हम अपना स्वराज बनाएं? स्वराज का मतलब क्या होता है कि हमारा अपना शासन हो, अपना प्रशासन हो, हमारी बात चले, हमारी हुकूमत रहे और हमारे लोग सुरक्षित रहे। और जब हमारे महापुरुष स्वराज की बात करते हैं तो उसमें भेदभाव की बात नहीं होती है, मानवता की बात होती है, भाईचारा की बात होती है। तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब तक जितने हमारे महापुरुष आए, सभी ने स्वराज का बात किया और उस स्वराज में सभी को हटाने की बात की है। तो आइए हम मिलकर के स्वराज स्थापना करते हैं और इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में जो हमारी लड़ने की तरीका है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। हमको अब सोचना होगा कि हम मूल पे अटैक करें, पावर सेंटर पे अटैक करें। और 2 नंबर प्रदेश, जिसको आमतौर पे मधेश कहा जाता है, यहां तो हम बहुत ज्यादा संख्या में अगर क्लस्टर वाइज बात करेंगे तो सबसे बड़ी क्लस्टर हमारी ये दलित कौम का है। और उसके बाद में अगर आप जनजाति को ले लेंगे, पिछड़े को ले लेंगे, तो हम तो बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक शासन कर रहा है और हम चिल्ला करके उन्हीं के साथ रह करके कह रहे हैं कि हमारे बहन का बलात्कार हो रहा है, हमारे माता की हत्या, भाइयों की हत्याएं हो रही है। तो भाई हम समझेंगे कब? आप जब तक उसके जो राजनीतिक संगठन है उसको कमजोर नहीं करेंगे, उसके पावर को जो चैन होता है उस चैन को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे न्याय दिला पाएंगे? क्या मान्यवर कांशीराम साहब हमसे कम जानते थे? क्या डॉक्टर अंबेडकर हमसे कम जानते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि दलितों की जब तक अपनी पार्टी नहीं होगी इसकी हक और अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकती। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो करके दिखाया अपनी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को आप आंख उठा के देखेंगे तो भारत में आपको पता लग जाएगा कि माननीय कांशीराम साहब ने मेहनत करके वहां के बहुजन समाज को सत्ता के शीर्ष शिखर पर ले जाकर के बैठाया। और वो चीज हम यहां कर सकते हैं। हमारे 18% ओवर पॉपुलेशन एक बहुजन समाज के एक कैटेगरी, एक जाति, एक समाज जिसको हम दलित कहते हैं, उसका सिर्फ 18% है। अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो अधिकारों से वंचित है, उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है। मुस्लिम वर्ग का हमारे भाई है। सभी को साथ लेकर के अगर हम राजनीतिक शक्ति के हिसाब से उनके राजनीतिक शक्ति को अगर टक्कर देते हैं तो अवश्य हम अपने मिशन पर कामयाब हो जाएंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ दलित या जनजाति या पिछड़ा मिलकर के राजनीतिक शक्ति नहीं निर्माण कर सकता, नहीं चला सकता। तो मैं कहूंगा कि आपका यह दरिद्र मानसिकता है, क्योंकि जब इस देश में जिसका जनसंख्या सिर्फ 12% है वो पूरे देश पर राज कर सकता है, तो हम 18% वाले क्यों नहीं अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए यहां संघर्ष कर सकते हैं? आप जानते हैं नेपाल की जो शासक है वो कितने प्रतिशत है? 12% है। लेकिन 12% में कितनी पार्टियां हैं? आप जोड़ के देख लीजिए, सारे दुकान आपको उनके ही मिल जाएंगे। लेकिन हमारे लोग पहले तो यह समझ लेते हैं कि हम कमजोर हैं। जब तक हम अपने आप को कमजोर मानते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आइए मिलते हैं हम अपने महापुरुष के सामने, हम ऐसे मजबूर बना देंगे यहाँ के सरकार को, यहाँ के लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर के बेटा के बिना यहाँ कोई राज नहीं चला सकेगा, गुरु रविदास के वंशज के बिना यहाँ कोई सरकार नहीं बना सकेगा, महाराज सहलेश के प्रताप के बिना कोई यहाँ का पता भी नहीं हिल सकेगा, और दीना भद्री के समर्थन के बिना, दीना भद्री के आशीर्वाद के बिना यहाँ पर किसी का कोई हुकूमत नहीं चलेगा। अगर हम इस लेवल तक सोचते हैं तो
तो अवश्य एक दिन हमारे समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा की स्थापित होगी और हम भी यहाँ के हुक्मरान होंगे। आइए मिल के बदलते हैं। अपने जो बिकने वाली समाज बना दिया है मनुवादियों ने, तो बिकने वाले समाज को फिर से एक बार न बिकने वाले समाज में रूपांतरण करते हैं और दलाल जो है उसको साइड लगा करके हम अपने समाज में लाल का पैदा करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा कि अपनी पार्टी, अपनी शासन, अपनी स्वराज होनी चाहिए, गुरु रविदास जी ने कहा हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो अवश्य ही हमको ये एहसास होगा कि हम यहाँ के हुक्मरान थे और हुक्मरान बनेंगे। और हुक्मरान जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप शासन, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार नहीं रोक सकते। अभी का जो हत्या, हिंसा और अत्याचार हो रहा है क्या है? ये तो सिर्फ परिणाम है। इसकी जो मूल कारण है वो राजनीतिक पावर है और जब तक हम पावर गेन नहीं करते हैं तब तक रोक नहीं सकते। अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ ही लाल अगर संसद के अंदर प्रवेश कर गए तो किसी मनुवादी की हिम्मत नहीं होगी कि दलित के बहु बेटियों के ऊपर, जनजाति, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान के बहु बेटियों के ऊपर किसी का नजर उठ सके। तो मिल के आइए, जय भीम का नारा लगाइए और यहाँ बहुजनवादी व्यवस्था का बात कीजिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। चाहे आप देख भी लिए ना, आप देखिए हमने जनकपुर को घेरा, सरलाही को घेरा, परसा से लेकर के सप्तरी को घेरा, चारों तरफ आंदोलन था, लेकिन हुआ क्या? एक भी आया? एक को भी न्याय मिला? नहीं मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिला कि न्याय देने वाले जगह पे हमारे लोग नहीं है और एक आध लोग जो नॉमिनेटेड होकर के गए हैं वो काम कम और चमचागिरी ज्यादा करते हैं। इसीलिए हमें अपना संगठन चाहिए। हम अपने संगठन के अंतर्गत रह करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाकर के हम अपने माँ बहन को न्याय दिला सकेंगे और हमारे समाज को स्वाभिमानी समाज, आत्मसम्मानित समाज बना सकेंगे। तो सभी को फिर से जय भीम, जय मूल निवासी। आइए मिलकर स्वराज स्थापना के लिए अपने अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु रविदास, दीनाबद्री महाराज सहलेश के संतान के बिना इस देश में, इस प्रदेश में कोई शासन नहीं कर सके, ऐसी स्थिति बनाते हैं। सभी को जय मूल निवासी, जय भीम। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं हरिनंदन कुमार रंजन आज आप सभी से बहुजन दस्तक चैनल पर कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूं और बहुजन दस्तक चैनल का जो संचालक है निरंजन अंबेडकर जी, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। और बहुजन दस्तक जो चैनल है, इस जो नेपाल के बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसलिए मैं बहुजन समाज परिषद की ओर से और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो साथियों, मैं आज का जो सब्जेक्ट है ये काफी गंभीर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। गंभीर तो है पर गंभीरता से नहीं लिया जाना ये और एक गंभीर समस्या है। तो ये समस्या क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ महीनों से लगातार दलितों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा और बलात्कार हो रहा है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के नेता लोग हैं, वो काफी आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सब नहीं लग रहे हैं, सारे के सारे आंदोलन में जुटे हुए हैं, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो हमें चाहिए कि हम इस विषय पर चिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है हमें। नवराज विश्वकर्मा के लिए हमने बड़े लेवल पे संघर्ष किया, लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। हमने अंगिरा पासी जो हमारी बहन थी उसको मतलब बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया और हमने मूवमेंट को चलाया, उसके विरोध में संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और उसके बाद में सिरहा में भी रिंकू मेहरा के ऊपर जबरदस्ती करने की प्रयास किया गया और हमने उसके विरोध में भी आवाज उठाई, लेकिन रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया। और उसके बाद में आपने बहुत चर्चा का सब्जेक्ट रहा ये नेपाल के अभी कुछ दिनों के अंदर शंभू सदा जो जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया गया शंभू सदा को, तो उसके संबंध में हजारों लोग सड़क पे आए। जनकपुर को घेरा गया, सबीला को घेरा गया, सरलाही में प्रदर्शन, 2 नंबर प्रदेश पूरा आग से जल गया। उसके संबंध में दलित समाज की ओर से, बहुजन समाज की ओर से उसके विरुद्ध में सारे संगठन आए सड़क पे, आवाज भी उठाए। लेकिन आज भी उस हत्या में संलग्न जो व्यक्ति जिनका नाम उल्लेख करके जाहिरी भी दिया गया था, तो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन हमने आंदोलन तो किया, सड़क को भी जाम किया, मुख्यमंत्री आवास कार्यालय को भी घेरने का काम किया, लेकिन असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में मोरंग में एक मुसर समाज के ऐसे नौजवान का हत्या कर दिया जाता है जो कि लीडर के विरोध में, जो गलत काम के विरोध में आवाज उठाए, तो उनको मार दिया गया।
एक त्रिभुवन राम जो हमारे दलित समाज से थे, उनका अपहरण हुआ और उसके बाद में मार दिया गया। और आज हम सोच रहे हैं कि फिर आंदोलन चलाएंगे। अच्छी बात है, हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हमको सोचना, गंभीर चिंतन करने की विषय है कि क्या हमारा आंदोलन सही दिशा की ओर जा रही है? क्यों नहीं ये मनुवादी गवर्नमेंट सुन रही है कि इस देश में दलितों के ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। न्याय की बात तो बहुत दूर है। तो मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ रखना चाह रहा हूं। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जो बहुजन समाज के बहुत बड़े महानायक हुए, उन्होंने एक शब्द कही कि जो कौम गुलाम रहता है उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी शासक कौम के साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और या शासक कौम की मां बहन के साथ बलात्कार हुई हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्येक घटना के पीछे अपनी एनर्जी लगाएंगे तो मनुवादी लोग और ज्यादा घटना घटाते रहेंगे, ताकि जो उनके मूल है उसको प्रहार करने की जो शक्ति एक निर्माण होगी, वो शक्ति छीन बीन होकर आ जाए। जैसे आपने देखा नवराज का जो रुकुम में था, उसकी घटना हो गई और हमारे लोग पूरा के पूरा फोर्स उसमें लगाए और उसको डाइवर्ट करने के लिए अंगिरा पासी की हत्या हो गई। फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए शंभू सदा को मार दिया गया। फिर हमारे शक्ति को छिनबिन करने के लिए त्रिभुवन राम जी का हत्या कर दिया गया। मोरंग में हमारे एक मूसर भाई को मार दिया गया। राजू सादा जो उपचार इलाज के अभाव से, इलाज न होने के कारण मारा गया। तो इन तमाम घटना हम तो कहते हैं कि होता क्यों है। जैसे मान्यवर साहब ने कहा कि गुलाम समाज के साथ अन्याय होता है, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि हमारे समाज गुलाम है। तो गुलाम किसके हैं? नेपाल में हम सभी मनुवादियों के गुलाम है, इस व्यवस्था के गुलाम है। क्रमागत जाति विभेद वाली जो सिस्टम है, गैर बराबरी की जो सिस्टम है, इसके विरुद्ध में हमें आंदोलन करने की जरूरत है। अगर हम इस आंदोलन को सफल कर लेते हैं तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में हम भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। जातिवादी व्यवस्था जब तक रहेगी, जब तक मनु पुत्रों के शासन रहेगा, तब तक हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आंदोलन को थोड़ा चेंज किया जाए, ताकि हम उनके जड़ को प्रहार कर सके। आज आप कांग्रेस के दलित है, हिमालय के दलित है, माओवादी के दलित है और मधेशवादी के दलित है, और मधेशवादी दलितों के झुंड, हिमालय के दलितों के झुंड, कांग्रेस के दलितों के झुंड जाकर के हम राजू सदा के लिए न्याय की मांग करते हैं, नवराज विश्वकर्मा के लिए न्याय मांग करते हैं, अंगिरा पासी के लिए, हमारे बहन के लिए न्याय मांग करते हैं। लेकिन सुनवाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी एक अलग शक्ति, पृथक शक्ति नहीं है जो उसकी जड़ को हिला सके। उसके अंदर जो समावेश है वो उनके ही लोग हैं, वो उनके ही पार्टी के लोग हैं। वो ये समझते हैं कि ये लोग कितना हो चिचियाएंगे, कितना हो हल्ला करेंगे, लेकिन अंतोगतवा करके हमारे साथ ही मिलकर रहेंगे। ये उनके जो मानसिकता बन गया है, उस मानसिकता के खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। आप विश्व के इतिहास में देख लीजिए, कोई भी पृथक राजनीतिक शक्ति के बगैर कोई किसी को अधिकार नहीं मिला है। अंग्रेज के समय में अंग्रेज के तलवे चाटने वाले, इंडिया में अंग्रेज के तलवे चाटने वाले लोगों के भी बहुत पार्टियां थी, लेकिन उस समय में भी उनसे मुक्ति के लिए कोई अलग पार्टी बनाया गया था, तब जाकर राजनीतिक मुक्ति हुई। मधेश के सवाल में, नेपाल के सवाल में देखिए, मधेसी के नाम से बहुत साल पहले से आंदोलन होता रहा, लेकिन जब मधेश में एक पृथक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुई, तब जाके मधेसियों को कुछ अधिकार मिला। वैसे हर एक अधिकार तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ जो भी कुछ अधिकार मिला है वो पृथक शक्ति के कारण से मिला है, ना कि उसके अंदर रह के। क्या माओवादी में मधेसी नहीं थे मधेश आंदोलन से पहले? क्या कांग्रेस में मधेसी नहीं थे मधेश आंदोलन से पहले? थे ना, लेकिन अधिकार नहीं दिया। क्यों? उनको पता था कि ये मधेश के नाम पर जोर लगाकर जितना भी हल्ला करना है कर लेगा, लेकिन अंतोगत्वा हमारे शरण में ही आना होगा। लेकिन जब पृथक शक्ति का निर्माण हो गया तो वो झुक गए और उनको कुछ ना कुछ करना पड़ा। इसी तरह अगर हम दलित का मुक्ति चाहते हैं, बहुजन समाज के मुक्ति चाहते हैं, आदिवासी जनजाति और पिछड़े के मुक्ति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई अंगिरा पासी का बलात्कार दोबारा ना हो, किसी शंभू सदा की हत्या कस्टडी में न किया जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, तो हमें भी अब पृथक राजनीतिक शक्ति निर्माण करके ही आगे बढ़ना होगा। हम किसी पार्टी के दलाल चमचे बन करके जब तक आंदोलन करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं मनुवादियों के। आप देख लीजिए, बड़े आंदोलन किए नवराज विश्वकर्मा के, आंदोलन के बाद में क्या हुआ? दूसरा हत्या हो गया, अंगिरा पासी की बलात्कार हो गई। फिर हमने आंदोलन किया, क्या हो गया? कस्टडी में शंभू का हत्या हो गया। फिर हमने आंदोलन किया, क्या हुआ? राजू सदा का हत्या हो गया। फिर हमने आंदोलन किया, त्रिभुवन सदा का हत्या हो गया। अब फिर आंदोलन करेंगे, एक और त्रिभुवन राम निकल कर आ जाएंगे बाहर। फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर एक और अंगिरा पासी आ जाएगी जिसके साथ बलात्कार किया जाएगा।
दोस्तों, मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि हमारे लीडर्स लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं प्लानिंग के तहत काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को हुक्मरान समाज बनाने की काम करने की सोच रखते हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार और बलात्कार न हो, तो सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि हमें मनुवादियों की दलाली, चमचागिरी करना छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद हमें एक संगठित होकर के अपना राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, और राजनीतिक शक्ति के बैनर के तहत रह करके सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तब जाके हम इन लोगों को अन्याय, जो पीड़ित हमारे समाज के लोग होते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। आइए जुड़ते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे बहुजन समाज परिषद जो है, ये कि प्लानिंग के तहत मनुवाद को नाश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अलग अलग रह करके काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारा जो मिशन है, हम गुलाम समाज, जो हमारे समाज है जिसको आज बिकने वाला समाज बना दिया गया है, हम बिकने वाले समाज को सबसे पहले न बिकने वाले समाज में परिणत करेंगे, और उसके बाद मनुवादियों के विरुद्ध में जम करके एक पृथक शक्ति का निर्माण करेंगे, और पृथक शक्ति के सहारे, पृथक शक्ति के अपने विचारधारा के साथ में, अपने महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के, जो जिन जिन महापुरुषों ने हमें समता, स्वतंत्रता और भाईचारा के मार्ग को बताया है, उन महापुरुषों के विचार को लेकर के मनुवाद के विरुद्ध में संघर्ष कीजिए। आप देखिए, आप जिस घटना के संबंध में, जिस घटना के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन जो होता तो है, लेकिन उसका असर ज्यादातर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रदर्शन मतलब सीधा मूल पे अटैक नहीं करता है। और सीधा मूल क्या है? पावर। पावर उसको, जिसके पास पावर है, तो पावर हटाने के लिए हमको मूवमेंट चलाना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, उसके पावर में समाहित होकर करते हैं। आप क्या समझते हैं, जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है, और उसके ही घर में आप हो, और उसके ही घर में जाकर के चिल्लाते हो कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, तो आपको क्या लगता है कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं, और जिसके घर में आप बैठ करके ये चिल्ला रहे हैं कि हमें न्याय दो, जिससे आप मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो, तो आपको न्याय मिल जाएगा? कभी नहीं। दुश्मन के घर में रह के दुश्मन के विरोध में आवाज उठाना और ये सोच लेना कि हमें न्याय मिल जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। आप सोचिए, हमारे साथ इतना बर्बरता क्यों होता है, हमारे ही साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों होता है? अगर आप सोचेंगे तो मूल में पाएंगे कि ये जो पावर सेंटर है ना, ये पावर सेंटर मनुपुत्र के आसपास ही घूम रहा है। अभी तक डॉक्टर अंबेडकर के, गुरु रविदास जी के, दीना भद्री महाराज के और महाराज सहलेश के पुत्रों के साथ में अभी पावर का जो सिस्टम है वो आया ही नहीं है। एक आध होता है तो गुलामी और चमचागिरी के हिसाब से चला जाता है, क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलकर के अपना घर बनाएं और अपने गुलाम समाज को हुक्मरान बनाने का मूवमेंट करें। डॉक्टर अंबेडकर के विचार को समाज में ले जाने का काम करें, गुरु रविदास जी के विचार को समाज में ले जाने का काम करें। गुरु रविदास जी ने क्या कहा? गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो हम क्यों नहीं चाहते हैं अपना राज बनाने के लिए? हम क्यों नहीं अपना, जब हमारे महापुरुष कहते हैं कि स्वराज में तुम्हारा कल्याण है, तो हम फिर दूसरों के राज्य को क्यों अपनाने की कोशिश करते हैं? हम दूसरों के राज्य में क्यों अपना ये सोचते हैं कि हमें सुख का अनुभूति मिल जाएगा? गुरु रविदास जी ने कहा कि हमारे लोगों के लिए सुख दो ही जगह पे मिलेगा, एक तो स्वराज है और दूसरा शमशान घाट है, जो मृत्यु के पश्चात होता है। तो जब तक हम जीवित हैं, हम क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि हम अपना स्वराज बनाएं? स्वराज का मतलब क्या होता है कि हमारा अपना शासन हो, अपना प्रशासन हो, हमारी बात चले, हमारी हुकूमत रहे और हमारे लोग सुरक्षित रहे। और जब हमारे महापुरुष स्वराज की बात करते हैं तो उसमें भेदभाव की बात नहीं होती है, मानवता की बात होती है, भाईचारा की बात होती है। तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब तक जितने हमारे महापुरुष आए, सभी ने स्वराज का बात किया और उस स्वराज में सभी को हटाने की बात की है। तो आइए हम मिलकर के स्वराज स्थापना करते हैं और इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में जो हमारी लड़ने की तरीका है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। हमको अब सोचना होगा कि हम मूल पे अटैक करें, पावर सेंटर पे अटैक करें। और 2 नंबर प्रदेश, जिसको आमतौर पे मधेश कहा जाता है, यहां तो हम बहुत ज्यादा संख्या में अगर क्लस्टर वाइज बात करेंगे तो सबसे बड़ी क्लस्टर हमारी ये दलित कौम का है। और उसके बाद में अगर आप जनजाति को ले लेंगे, पिछड़े को ले लेंगे, तो हम तो बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक शासन कर रहा है और हम चिल्ला करके उन्हीं के साथ रह करके कह रहे हैं कि हमारे बहन का बलात्कार हो रहा है, हमारे माता की हत्या, भाइयों की हत्याएं हो रही है। तो भाई हम समझेंगे कब? आप जब तक
उसके जो राजनीतिक संगठन है उसको कमजोर नहीं करेंगे, उसके पावर को जो चैन होता है उस चैन को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे न्याय दिला पाएंगे? क्या मान्यवर कांशीराम साहब हमसे कम जानते थे? क्या डॉक्टर अंबेडकर हमसे कम जानते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि दलितों की जब तक अपनी पार्टी नहीं होगी इसकी हक और अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकती। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो करके दिखाया अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को। आप आंख उठा के देखेंगे तो भारत में आपको पता लग जाएगा कि माननीय कांशीराम साहब ने मेहनत करके वहां के बहुजन समाज को सत्ता के शीर्ष शिखर पर ले जाकर के बैठाया, और वो चीज हम यहां कर सकते हैं। हमारे 18% ओवर पॉपुलेशन, एक बहुजन समाज के एक कैटेगरी, एक जाति, एक समाज जिसको हम दलित कहते हैं, उसका सिर्फ 18% है। अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो अधिकारों से वंचित है, उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है। मुस्लिम वर्ग के हमारे भाई है, सभी को साथ लेकर के अगर हम राजनीतिक शक्ति के हिसाब से उनके राजनीतिक शक्ति को अगर टक्कर देते हैं तो अवश्य हम अपने मिशन पर कामयाब हो जाएंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ दलित या जनजाति या पिछड़ा मिलकर के राजनीतिक शक्ति नहीं निर्माण कर सकता, नहीं चला सकता, तो मैं कहूंगा कि आपका यह दरिद्र मानसिकता है। क्योंकि जब इस देश में जिसका जनसंख्या सिर्फ 12% है वो पूरे देश पर राज कर सकता है, तो हम 18% वाले क्यों नहीं अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए यहां संघर्ष कर सकते हैं? आप जानते हैं नेपाल की जो शासक है वो कितने प्रतिशत है? 12% है। लेकिन 12% में कितनी पार्टियां हैं? आप जोड़ के देख लीजिए, सारे दुकान आपको उनके ही मिल जाएंगे। लेकिन हमारे लोग पहले तो यह समझ लेते हैं कि हम कमजोर हैं। जब तक हम अपने आप को कमजोर मानते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आइए मिलते हैं हम अपने महापुरुष के सामने, हम ऐसे मजबूर बना देंगे यहाँ के सरकार को, यहाँ के लोगों को, कि बाबा साहब अम्बेडकर के बेटा के बिना यहाँ कोई राज नहीं चला सकेगा, गुरु रविदास के वंशज के बिना यहाँ कोई सरकार नहीं बना सकेगा, महाराज सहलेश के प्रताप के बिना कोई यहाँ का पता भी नहीं हिल सकेगा, और दीना भद्री के समर्थन के बिना, दीना भद्री के आशीर्वाद के बिना यहाँ पर किसी का कोई हुकूमत नहीं चलेगा। अगर हम इस लेवल तक सोचते हैं तो अवश्य एक दिन हमारे समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा की स्थापित होगी और हम भी यहाँ के हुक्मरान होंगे। आइए मिल के बदलते हैं। अपने जो बिकने वाली समाज बना दिया है मनुवादियों ने, तो बिकने वाले समाज को फिर से एक बार न बिकने वाले समाज में रूपांतरण करते हैं, और दलाल जो है उसको साइड लगा करके हम अपने समाज में लाल का पैदा करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कहा कि अपनी पार्टी, अपनी शासन, अपनी स्वराज होनी चाहिए, गुरु रविदास जी ने कहा हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो अवश्य ही हमको ये एहसास होगा कि हम यहाँ के हुक्मरान थे और हुक्मरान बनेंगे। और हुक्मरान जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप शासन, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार नहीं रोक सकते। अभी का जो हत्या, हिंसा और अत्याचार हो रहा है क्या है? ये तो सिर्फ परिणाम है। इसकी जो मूल कारण है वो राजनीतिक पावर है, और जब तक हम पावर गेन नहीं करते हैं तब तक रोक नहीं सकते। अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ ही लाल अगर संसद के अंदर प्रवेश कर गए तो किसी मनुवादी की हिम्मत नहीं होगी कि दलित के बहु बेटियों के ऊपर, जनजाति, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान के बहु बेटियों के ऊपर किसी का नजर उठ सके। तो मिल के आइए, जय भीम का नारा लगाइए और यहाँ बहुजनवादी व्यवस्था का बात कीजिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। चाहे आप देख भी लिए ना, आप देखिए हमने जनकपुर को घेरा, सरलाही को घेरा, परसा से लेकर के सप्तरी को घेरा, चारों तरफ आंदोलन था, लेकिन हुआ क्या? एक भी आया? एक को भी न्याय मिला? नहीं मिला। क्यों? इसलिए नहीं मिला कि न्याय देने वाले जगह पे हमारे लोग नहीं है, और एक आध लोग जो नॉमिनेटेड होकर के गए हैं वो काम कम और चमचागिरी ज्यादा करते हैं। इसीलिए हमें अपना संगठन चाहिए। हम अपने संगठन के अंतर्गत रह करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाकर के हम अपने माँ बहन को न्याय दिला सकेंगे और हमारे समाज को स्वाभिमानी समाज, आत्मसम्मानित समाज बना सकेंगे। तो सभी को फिर से जय भीम, जय मूल निवासी। आइए मिलकर स्वराज स्थापना के लिए अपने अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु रविदास, दीना भद्री, महाराज सहलेश के संतान के बिना इस देश में, इस प्रदेश में कोई शासन नहीं कर सके, ऐसी स्थिति बनाते हैं। सभी को जय मूल निवासी, जय भीम।